तो बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, हम लोगों का चैप्टर पूरा हो चुका है, खाद्य संसाधनों में सुधार। आज हमारा सेशन प्रश्न और उत्तर का है। तो पहला प्रश्न आज का हम पढ़ते हैं, अनाज, दाल, फल तथा सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है। तो अनाज, जो अनाज होता है उससे गेहूं, बाजरा, ज्वार, चावल, मक्का आदि से हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होते हैं। तो देखिए, अनाज का अर्थ है गेहूं, बाजरा, ज्वार, चावल, मक्का आदि। दाल की अगर बात करते हैं तो दाल तो आप नाम जानते हैं, चना है, अरहर है, मसूर है, उड़द है। इससे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। फल की बात करें तो हमें फलों के नाम तो आपको मालूम है और सब्जियों के नाम भी मालूम है। इनसे हमें शर्करा, खनिज लवण तथा विटामिन प्राप्त होते हैं। जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। जैविक कारक रोग, कीट, नेमेटोड्स फसल को खाकर या उसे विषिक्त करके उसको उत्पादन क्षमता को कम करते हैं। अजैविक कारक सूखा, पाला, क्षारता, गर्मी आदि फसल को आंशिक या पूर्णतः नष्ट कर देता है। तो अजैविक कारक होते हैं आपका, अगर कुछ सूखा पड़ गया है, पाला पड़ गया है, क्षारता हो गई है, गर्मी हो गई है, ऐसे अलग अलग वो एक फैक्टर्स हैं जिनसे ये जो हमारी फसल है वो या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। फसल सुधार के लिए ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण क्या है। ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण हैं। अनाज के लिए बौने पौधे उपयुक्त हैं ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता हो। इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती हैं। वृहद पोषक क्या है और इन्हें वृहद पोषक क्यों कहते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए पोषक 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें से 13 पोषकों को पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। मिट्टी से प्राप्त होने वाले पोषकों में से 6 पोषकों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जिन्हें वृहद पोषक कहते हैं। ये वृहद 6 पोषक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। तो इनके हमने नोट्स में भी आपको बताया था, इस चीज को हमने बुक से भी पढ़ा था। अब आपको प्रश्न और उत्तर में भी आपके सामने है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। पौधे अपना पोषक कैसे प्राप्त करते हैं। पौधे अपना पोषक वायु, पानी और मिट्टी से प्राप्त करते हैं। हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होने वाले जो हैं स्रोत है पोषक। हवा कार्बन ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मृदा से वृहद पोषक प्राप्त होते हैं और सूक्ष्म पोषक प्राप्त होते हैं। तो वृहद पोषक हो गए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। सूक्ष्म पोषक हो गए आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, क्लोरीन आदि। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए खाद तथा उर्वरक के उपयोग की तुलना कीजिए। खाद अगर देखते हैं तो ये में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है और ये पौधों को अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करते हैं। खाद को जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधों के कचरे के अपघटन से तैयार किया जाता है। खाद जो होती है वो मिट्टी को पोषकों तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है और मिट्टी की उर्वरता को वो इंक्रीज करती है। खाद में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। इसके कारण रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता वो इंक्रीज हो जाती है। यह पॉइंट हमने बुक में जब पढ़ा था तब समझाया था। चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती है, जिससे पानी एकत्रित नहीं होता है। उर्वरक की बात करते हैं तो उर्वरक व्यावसायिक मींस इंडस्ट्रियल रूप में तैयार पादप पोषक है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम की अधिकता होती है। इसके उपयोग से अच्छी कायिक वृद्धि मींस पत्तियां, शाखाएं तथा फूल होते हैं और संवर्धित पौधों की प्राप्ति होती है। मींस जैसा हम पौधा चाहते हैं वैसी ही पौधा हमें उसको वो प्राप्त हो जाता है। इनका उपयोग अधिक उत्पादन के लिए भी किया जाता है। उर्वरक की अधिक मात्रा जल प्रदूषण का कारण होती है।
उर्वरक का लगातार प्रयोग मिट्टी की उर्वरता को घटाता है। इसके लगातार उपयोग से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की पुनःपूर्ति नहीं हो पाती, जिससे सूक्ष्म जीवों एवं भूमिगत जीवों का जीवन चक्र अवरुद्ध होता है। यद्यपि उर्वरकों के उपयोग से कम समय में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ये मृदा की उर्वरता को हानि पहुंचाते हैं। तो बच्चे देखिए, ये सारे पॉइंट्स हम पढ़े हुए थे। अब जो ये आपका प्रश्न है, तो इसमें आपको अगर कंपैरिजन के लिए आए कि जैसा हम लोग देखते हैं कि खाद और यहाँ पर उर्वरक में क्या डिफरेंस है, वो आप लिख सकते हैं। खाली उर्वरक के ऊपर अगर आए तब आप लिख सकते हैं। एक आपसे खाद के बारे में पूछा जाए तब आप लिख सकते हैं। इवन ये पॉइंट्स एक साथ हमने इसलिए आपको और बता रहे हैं कि अगर ये कहा जाए उर्वरक के, अगर हम खाद और उर्वरक को कंपेयर करें तो किससे प्लांट को फायदे के साथ थोड़ा नुकसान भी हो रहा है, तो आप ये उर्वरक के बारे में लिख सकते हैं और किस प्रकार ये प्रदूषण का कार्य बन रहा है, किस प्रकार ये मिट्टी की उर्वरता को कम कर रहा है, तो आप ये पॉइंट सामने रख सकते हैं। तो देखिए, उत्तर है, लेकिन प्रश्न बहुत टाइप से पूछे जा सकते हैं, जिनको आप पॉइंट्स याद होंगे तो आप उनके उत्तर दे सकते हैं। अब इसमें से बताना है कि कौन सी परिस्थिति में सबसे अधिक लाभ होगा और क्यों। किसान उच्च कोटि के बीज का उपयोग करें, सिंचाई ना करें अथवा उर्वरक का उपयोग ना करें। किसान सामान्य बीजों का उपयोग करें, सिंचाई करें तथा उर्वरक का उपयोग करें। किसान अच्छी किस्म के बीज का प्रयोग करें, उर्वरक का प्रयोग करें तथा फसल सुरक्षा की विधियां अपनाएं। बताइए कौन सा सोचते हैं? चलिए हम करते हैं सी। बिल्कुल ठीक है आंसर, कि जो हमने ये सी ऑप्शन लिया, क्योंकि यदि किसान अच्छी किस्म के बीज का प्रयोग करे, सिंचाई करे और इन उर्वरक का उपयोग करे तथा फसल सुरक्षा की विधियों को भी अपनाए, तो उसको अच्छी फसल प्राप्त होगी, कीटों से मुक्त होगी और उसका जो उत्पादन है उसको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए, हर चीज इंपॉर्टेंट है, बीज भी इंपॉर्टेंट है, उसको पानी भी मिले, उसको पोषक तत्व भी मिले, सब इंपॉर्टेंट है। हम एक अच्छी चीज रख के बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दें तो उससे हमारी फसल अच्छी नहीं होगी। मछलियां कैसे प्राप्त करते हैं? मछलियां प्राप्त करने की दो विधियां, प्राकृतिक स्रोत और मछली पालन। हम मछलियों को नदी, झील, झरने आदि से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे मछली पकड़ना कहते हैं। मछली पालन में हम मछलियों को समुद्र के पास समुद्री जल में या ताजा जल में पाल सकते हैं और इसे मछली संवर्धन कहते हैं। मिश्रित मछली संवर्धन से क्या लाभ है? तो मिश्रित मछली संवर्धन, ये हमने आपको बुक में भी समझाया था कि इसमें क्या होता है, मछलियों को खाद्य स्वभाव अलग होने के कारण मछलियों में भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होती है और तालाब में प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का उपयोग होता है। कोई अगर उसके अंदर जो आहार एक है उसका वेस्टेज नहीं होता है, इससे उत्पादन भी बढ़ जाता है और जो संक्रमण होते की एक संभावना होती है वो भी कम हो जाती है। मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन से ऐच्छिक गुण होने चाहिए? तो मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में जो आप गुण देख रहे हैं, ऐच्छिक गुण, वो है वो डंक कम मारे, निर्धारित छत्ते में ज्यादा समय बिताए, क्योंकि जब वो छत्ते में रहेगी तभी तो शहद वहां कलेक्ट होगा, उसकी जनसंख्या इंक्रीज हो, उसमें मल्टीप्लिकेशन जल्दी हो और उसको शहद करने की जो उसकी क्षमता है, उसको इकट्ठा करने की जो क्षमता है वो भी अधिक होनी चाहिए। चारागाह क्या है और ये मधु उत्पादन से कैसे संबंधित है? शहद इकट्ठा करने के लिए उपलब्ध फूलों वाली जगह को चारागाह कहते हैं और इस क्योंकि फूलों से ही वो मकरंद लेती है और फिर शहद बनाने का प्रोसेस होता है, तो मक्खियां फूलों से मकरंद तथा पराग कलेक्ट करती हैं और इसकी उससे क्या होता है, पर्याप्त उपलब्धता के से शहद की जो एक गुणवत्ता है वो भी एक निर्धारित होती है। क्योंकि अगर आप हनी देखते होंगे तो अलग अलग फूलों के नाम होते हैं कि इसका हनी है, क्योंकि हर का नेक्टर, हर का वो एक टेस्ट, हर की एक गुणवत्ता वो डिफरेंट होती है। तो बच्चों, आज के सेशन में
हमने थोड़े जो आपके चैप्टर के बीच में प्रश्न थे उनको लिया, उनको समझाया और देख रहे होंगे कि हम जो जो टॉपिक लेते जा रहे थे सारे टॉपिक्स हमने समझे हैं, उनके नोट्स आपके साथ डिस्कस करे हैं। अब तो आपको पढ़ना है, समझना है और याद रखना है। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है आप हमसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। अगले सेशन में एक और सेशन हो रहा है जिसमें हम प्रश्न उत्तर ले रहे हैं। मिलते हैं फिर से। बाय।